नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम हेमंत भाई को लाइए स्क्रीन पर फटाफट जोड़ लीजिए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। भारत की विदेश नीति इस समय पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। कई अंतरराष्ट्रीय मीडिया हाउसेज की जो एनालिटिकल रिपोर्ट है उसमें भी हमने देखा है भारतीय विदेश नीति की चर्चा हो। 11 साल में हम कहां पहुंचे। भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव रहा और तनाव जब चरम पर पहुंचा तो पूरी दुनिया में एक आकलन किया गया कि कौन से ऐसे देश हैं जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, कौन से भारत के साथ। इजराइल इकलौता देश था जिसने कहा भारत को आत्मरक्षा का अधिकार है, वो भी इतना आत्मरक्षा का अधिकार। बाकी आतंकवाद छोड़ करके सबका ध्यान था, जो लोग भारत को सलाह दे रहे थे, सब भारत के जो कथित दोस्त हैं, सबने तनाव कम करने पर जोर दिया, आतंकवाद मिटाने पर जोर किसी ने नहीं दिया। तनाव कम करने पर जोर। यही हमारे विश्व गुरु की विदेश नीति की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी था। लेकिन अब विदेश नीति को नए ढंग से, नए सिरे से संजोने और सहेजने के काम में लगे हैं जयशंकर। शुरुआत ही बड़ी गजब की, बहुत गजब की। उसके क्या प्लस क्या माइनस हैं वो सब आगे चर्चा में हम लाएंगे। शुरुआत सबसे गजब ये की कि तालिबान के विदेश मंत्री से बात हुई है पहली बार, आधिकारिक बात। और तालिबान भारत के साथ खड़ा हुआ है। तमाम गोदी चैनल बता रहे हैं पाकिस्तान का माइग्रेन बढ़ जाए, पाकिस्तान का टेंशन बढ़ जाए। ये सवाल इसलिए हम कर रहे हैं कि हमारे देश में कई बार भाजपा नेता, खासकर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को तालिबानी सोच कहने पर मुकदमा दर्ज हुआ। आप कह के देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, आप बोल दीजिए अगर एक बार नहीं मुकदमा हुआ तो कहिएगा। तालिबानी सोच कहने पर मुकदमा हमारे यहां दर्ज हुआ। हम पहला दोस्त किसे खोज के ला रहे हैं? पहला दोस्त मतलब ऊपर हम लोग कॉपी में पहले लिखते थे, जब कॉपी स्कूल में जाते थे, जय माता दी, श्री गणेशाय नमः से शुरुआत करते थे, तो हमारा सबसे ऊपर नाम आएगा तालिबान। हम आतंकवाद से लड़ने के लिए आगे बढ़ने जा रहे हैं। ये कई पॉइंट्स हैं, आगे चर्चा में आएगा। हम आतंकवाद से लड़ने जा रहे हैं। भारत पाकिस्तान से नहीं लड़ रहा है ना, भारत आतंकवाद से लड़ रहा है। पाकिस्तान उस आतंकवाद की नर्सरी है, तो हम आतंकवाद से लड़ रहे हैं। और हमारा पहला दोस्त बन रहा है तालिबान। वही तालिबान जिसने बामियान, याद कीजिए, मोदी जी कहते हैं ये युद्ध का नहीं बुद्ध का दौर है, और बुद्ध की मूर्तियों को धराशायी करने वाला तालिबान, बामियान, याद कर लीजिए। वो बुद्ध की धरती पर पहला नाम तालिबान का होगा। कहीं जयशंकर के खेल मोदी पर न भारी पड़ जाए, मोदी फंस न जाए जयशंकर की इस खेल। और ये खेल हो क्यों रहा है? जयशंकर नौकरशाह हैं। जयशंकर से काबिल आदमी एक कांग्रेस में है, शशि थरूर नाम है। अब मुझे यकीन हो चला है कि थरूर को साहेब ने, 56 इंच वाले ने गुरु मान लिया है। क्यों ये बात मैं कह रहा हूं? मैं आपको आज इस बात को तथ्यों से साबित करूंगा, तथ्यों के साथ साबित करूंगा। हवा हवाई नहीं कि कहीं का ईंटा कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुंबा जोड़ा, ऐसे हम नहीं जोड़ दिए हैं। बताएंगे क्यों गुरु माना। अब शुरुआत करते हैं, जरा दिखा दीजिए वो खबर, इंडियन एक्सप्रेस। बाकी सब जगह लग गया है, हिंदी में तो माइग्रेन वगैरह पाकिस्तान को करवा रहे हैं। जयशंकर स्पीक्स विद तालिबान, वेलकम्स इट्स सपोर्ट ऑन पहलगाम एंड रिबफ टू पाकिस्तान। हेमंत भाई के पास चलते हैं। पहला सवाल मैं हेमंत भाई से, हटा दीजिए इसको, हेमंत भाई से पहला सवाल इसी पर होगा कि ये कैसा कदम है। इस कदम का भारत की डिप्लोमेसी पर, विदेश नीति पर और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर कितना व्यापक असर होने जा रहा है? पहला सवाल। इस सवाल के बाद मैं दर्शकों से कह रहा हूं बस इस सवाल का जवाब सुनिए, उसके बाद मैं आपको कुछ दिखाऊंगा जयशंकर और मोदी ये कैसे थरूर को गुरु बनाए हैं। हेमंत भाई। जी भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, ये जो सारा मामला है, जो भारत की सेना ने टेरर स्ट्राइक करके, अचूक टेरर स्ट्राइक करके पूरी दुनिया के अंदर एक झंडा फहराया था, उसको हमारी डिप्लोमेसी ने किस बुरे तरीके से नाकाम कर दिया है, ये एक अदद उदाहरण है। और इससे ये साफ होता है, पूरी दुनिया के सामने एक सबक है कि किसी भी संप्रभु देश की विदेश नीति कैसी नहीं होनी चाहिए।
ध्यान से सुनिएगा, कैसी नहीं होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए नहीं, कैसी नहीं होनी चाहिए। पूरी दुनिया में कोई भी देश आतंक की मदद नहीं कर सकता, आतंक के समर्थन में नहीं बोल सकता। तो पाकिस्तान की तरफ से पहलगाम में जो नरसंहार किया गया उनके आतंकियों के द्वारा, पूरी दुनिया ने उस पर भारत का सपोर्ट किया और ये कहा कि भाई इसकी निंदा की सब जगह। उसके बाद वहां तक सारी दुनिया भारत के साथ थी, और जैसे ही भारत ने टेरर स्ट्राइक किया 10 तारीख को, पूरी दुनिया भारत से छिटक के दूसरी तरफ चली गई। पहली बार आपने कहा कि इजराइल ने साथ दिया हमारा, इजराइल ने भी जब साथ दिया, इजराइल के राजदूत ने वो ट्वीट किया था जिसके आपने जिक्र किया, उसमें भी एक लाइन आशीष भाई बहुत उसमें लिखा गया कि भारत को आत्मरक्षा का अधिकार है, लेकिन डी एस्केलेट करना चाहिए। मतलब डी एस्केलेशन भी साथ था, मत बोलिए इस बात को। भारत 11 साल से मोदी जी का डंका बज रहा है पूरी दुनिया में, सारी दुनिया देख रही है, अरबों खरबों रुपए उनको बर्बाद कर दिए डंके बजाने के चक्कर में। पूरी दुनिया में एक देश का नाम बताइए जिसने भारत को डी एस्केलेशन का उपदेश दिए बिना भारत की मदद की हो टेरर स्ट्राइक के बाद। जवाब है कोई नहीं था, कोई भी नहीं था। और इतनी बदतमीजी और बेहुदगी करने के बावजूद भी पाकिस्तान, जब सबको पता है कि ये टेरर की नर्सरी है, टेरर उनकी स्टेट पॉलिसी है टेरर भारत के खिलाफ, उसके बावजूद पाकिस्तान को 3 सपोर्टर मिल गए। 3। चाइना तो उनका ऑल वेदर फ्रेंड है ही, उसके बाद टर्की, उसके बाद अजरबैजान, 3 लोग मिल गए। आपके पास आज सुबह जब मैं और आप बात कर रहे हैं, ये लेटेस्ट ब्रेकिंग खबर भी है उस तरीके से अगर आप देखेंगे तो, तालिबान के विदेश मंत्री से भारत बात कर रहा है, और ये पहला अवसर है जब भारत और उनके बीच में कोई बातचीत हुई है। कोई साथ नहीं आया अभी तक। आपको ध्यान होगा अगस्त 2021 में, लगभग 4.25 साल पहले, तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता हथियाई थी, कब्जा किया था। अमेरिकी जैसे ही गए उन्होंने टेक ओवर कर लिया। तब से लेकर के आज तक भारत का कोई भी पॉलिटिकल कनेक्ट नहीं था उनके साथ, पॉलिटिकल कनेक्ट नहीं था। राजदूतों के स्तर पे छोटा मोटा नीचे नीचे जो भी है, फॉरेन सेक्रेटरी हमारे जरूर गए थे वहां पर, विक्रम मिश्री जी गए थे, और दुबई में जो उनके विदेश मंत्री है मुत्तकी, उनसे भी मिले थे फॉरेन सेक्रेटरी। अब मुत्तकी ने ही जब जयशंकर से बात हुई तो उन्होंने पहलगाम पर जो भारत का स्टैंड है उसका भी, और टेरर स्ट्राइक है जो भारत का स्टैंड है उस पर भी उन्होंने भारत की सपोर्ट की है। तो पहला देश एक तरीके से तालिबान जो है अफगानिस्तान सामने आया तालिबान के जरिए, जिसने भारत के स्ट्राइक का भी सपोर्ट किया और पहलगाम में भी भारत के रवैये का सपोर्ट किया, और उसने सबसे बड़ी बात है उसने डी एस्केलेशन का उपदेश नहीं दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। इसके अलावा भारत ने कंप्लीटली अपनी फॉरेन पॉलिसी एक तरीके से कही है कि जो जितनी बुरी गत हो सकती थी, भारत तो कभी इस तरीके से आइसोलेट हुआ ही नहीं। और आप और डॉगी मीडिया के जरिए सुबह से शाम तक क्या फैला रहे थे कि डंका बज गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। आशीष भाई एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। दुनिया में बहुत सारी ग्रुपिंग्स है, G20 है, क्वाड है, क्वाड में तो आप भी थे, G7 है, G7 के लिए आपने कितने हजार करोड़ रुपए फूंक दिए? 4100 करोड़ रुपए आपने G7 की 2 दिन की इवेंट के लिए दिल्ली में फूंक दिए। कहाँ है वो G7? और सार्क को आप बर्बाद कर चुके हैं, पहले ही खत्म, इरेलेवेंट हो चुका है सार्क। रही से ही कसर यूएन के अंदर भी कुछ नहीं, TRF का नाम हट गया प्रस्ताव से। तो आप कहां के रहे? 11 साल से कौन सा डंका बज रहा था आपका अरबों रुपए की कीमत से? ये शायद अब इस देश को समझ में आया। भारत की फौजों ने जितना शानदार टेरर स्ट्राइक किया था, उसके बाद पूरी की पूरी दुनिया को मोबिलाइज करने का काम किसका था? विदेश मंत्रालय का था, श्रीमान जयशंकर। उनका जो अहंकार है, अगर आप सही मायने में कहें, उनका जो अहंकार वो मोदी से भी परले दर्जे का है। हालांकि है वो कैरियर डिप्लोमेट है, उनको समझ होनी चाहिए चीजों की, लेकिन वो हर जगह अपने अहंकार के चक्कर में पूरी दुनिया को उपदेश देने चल पड़ते हैं। एक उदाहरण दूंगा, आप हैरान रह जाएंगे। यूरोपियन यूनियन के दौरे पर थे महोदय, और वहां पर उन्होंने कह दिया कि यूरोप को अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। यूरोप ये समझता है कि हमारी परेशानी पूरी दुनिया की परेशानी है और पूरी दुनिया से उसको कोई वास्ता नहीं है। ये यूरोप में बैठ के कह रहे हैं यूरोप के बारे में। तो पूरे यूरोप ने पल्ला झाड़ लिया कि इसको घूमने दो, जाओ। जो रूस और यूक्रेन, रूस हमारा ऑल वेदर फ्रेंड, आज से नहीं कभी से टाइम टेस्टेड है, और जो भारत की उसने मदद की है ऐतिहासिक तौर पे, कोई और देश कर भी नहीं सकता चाहकर। जब रूस और यूक्रेन का जो वो हुआ, उसके अंदर आपने क्या किया? आपने आपदा में अवसर बढ़ा लिया। उसमें क्लियर कट कोई डिप्लोमेटिक स्टैंड लेने की बजाय एक देश के नाते आपने क्या मौका दिया कि 30% सस्ता तेल ले लो, दोस्तों की मदद कर दो। 30% सस्ता तेल लेना शुरू कर दिया आपदा में अवसर। रशिया ने कहा कि यार हम तो इनकी हर समय मदद करते हैं, इनको यूएन तक में बचाते हैं,
इनके खिलाफ वो प्रस्ताव पास इन्होंने दिए 71 से लेके आज तक तमाम बार, और ये हमसे मतलब इस तरह का धंधा करने को उतरे हैं, तो रशिया को भी मतलब इन्होंने अपने आप से छिटका दिया। अब पूरी दुनिया में एक देश का नाम बताइए। आप ट्रंप को राष्ट्रपति बनाने के लिए आप हवन किया करते, याद है ना आपको, कितने भक्तों ने हवन किया था। एक उनके जो गुरु हैं पिताजी, वो सारे के सारे अमेरिका जाकर के उन्होंने हाउडी मोदी किया, याद होगा आपको। वहां ट्रंप के लिए इनडायरेक्ट वोट मांगे, अब की बार ट्रंप सरकार कैंपेन करते हुए, दुनिया में दूसरा इतिहास नहीं। उसके बाद उनको अहमदाबाद ले आए नमस्ते ट्रंप करके, और उसने क्या किया, जब आपकी सेना ने डिसाइसिव टेरर स्ट्राइक किया, उसके बाद उसने आपकी मदद करने की बजाय बाजू मरोड़ी, और बाजू मरोड़ने का हालत ये कर दी, ऐसी हालत कर दी कि आपको जीता हुआ सारा मामला, सारा खेल आपके हाथ में था, और उसने आपका और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी, और उसने एक तरफा ढंग से सीज फायर की घोषणा कर दी 5:33 पे। ये उसने आपका हाल किया। आपको लगा कि यार अब देश की तो भद पिटेगी बहुत बुरे तरीके से, तो फिर उसके बाद क्या किया, इवेंट के तो माहिर है बॉस, उन्होंने रात को राष्ट्र के नाम संदेश दिया, उसके बाद आदमपुर पहुंच गए, और उसके बाद बीजेपी का पूरा तामझाम लग गया किस काम पे, कि भाई अब तिरंगा यात्राएं निकालो। पूरे देश के अंदर भाजपा की सरकारें प्रशासन की मदद से तिरंगा यात्राएं निकाल रही हैं। आपने देखा किस तरीके कोई मोबिलाइजेशन हुआ, कहीं कोई लोग आए? जवाब है ना। सरकारी उस पे तंत्र पे जो यात्रा हो सकती है उतनी यात्रा हो गई। तो जो पूरे का पूरा भारतीय सेनाओं ने कल क्लियर कट एडवांटेज हासिल कर लिया था इस पूरे के बाद, वो आपने गंवा दिया केवल किस बात पे, ट्रंप के चक्कर में। ट्रंप किस कारण से आपको दबा रहा है, जरा ये तो बता दीजिए। ही इज ए ब्लैकमेलर, एवरीबॉडी नोज इट इन द वर्ल्ड। उसके जो पड़ोसी हैं अमेरिका के, मेक्सिको ने आंख में आंख डाल के बात की, आपने देखा। कनाडा के नए प्रधानमंत्री ओवल ऑफिस में औकात दिखाए, जाके कहा कि कनाडा बिकने के लिए तैयार नहीं है, कनाडा इज नॉट फॉर सेल। तमाम देशों के हारा हुआ जेलेंस्की, उसने ओवल में जैसा जवाब दिया पूरी दुनिया ने, पूरी मैक्रो दुनिया ने, में। अरे स्टारमर ने। जी जी, और आपकी आवाज नहीं निकल रही, किसके सामने? एक सनकी व्यापारी के सामने। और वो किस लेवल का ब्लैकमेलर है आप सोच के देखिए, केवल कल्पना कीजिएगा। आज को लेटेस्ट में अपडेट इसमें सारे इंक्लूड कर रहा हूं। वो श्रीमान जी अभी मिडिल ईस्ट के दौरे पे है, सऊदी अरब गए, वहां पर जो कुछ हुआ, दोहा में गए। वो कर क्या रहा है वो व्यक्ति, आपने सोचा कभी? वो ईरान का डर दिखा करके पूरे मिडिल ईस्ट को कई लाख करोड़ रुपए के हथियार बेच डाले भाई ने। सऊदी अरब के साथ 100 लाख करोड़ से ऊपर का उनका वो है। उसके बाद दोहा में गए तो कतर के साथ जिस तरीके का वो, उसको कोई लेना देना नहीं किसी दुनिया से। और जो सीरिया का राष्ट्रपति जिसपे 85 करोड़ रुपए का टेररिस्ट के तौर पर इनाम था, उससे जफियां कर रहे हैं वो, सारे सीरिया से अपने हटा लिए। तो उसे किसी दुनिया की शांति, किसी दो देशों के बीच के संबंध, नथिंग डूइंग, उसको अपना देखना है। अब आप उससे कैसे डील करोगे ये आपकी काबिलियत के ऊपर है। जब आप किसी के सवाल का जवाब ही नहीं दे पाओगे, जब वो क्या कह रहा था जब व्हाइट हाउस में गए थे कि बार्गेनर मेरे से अच्छे हैं मोदी, तो जरा बता देते मोदी जी क्या बार्गेन करके आए थे, बता देते। भारत का विदेश मंत्री घूम घूम के क्या कह रहा है, आज स्टेटमेंट देखिएगा। वो कहता है कि अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड डील जो है अभी फाइनल नहीं हुआ, अभी बातचीत चल रही है। वो भाई पिछले 15 दिन से घोषणा कर रहा है कि भारत हमारे सारे टैरिफ हटाने को तैयार है। तो पॉलिसी कौन तय कर रहा है भाई? आपका सीज फायर भी वही तय कर रहा है, वो संघीय आदमी। आपकी ट्रेड भी वही डिसाइड कर रहा है, कि वो खुद ही बता रहा है कि सारा भारत तैयार है जीरो करने के लिए, एंड इट इज ओनली फॉर मी, नॉट फॉर अमेरिकन पीपल। वो कह रहा है कि इट इज ओनली फॉर मी, खुद पे। उसके बाद कभी कहता है कि मैंने सीज फायर करा दिया, कभी कहता है मैंने मदद कर दी। उस आदमी की मानसिक स्थिति को देखिए आप, और उसके बावजूद आप उसके सामने बिना शर्त जिस तरीके से उसकी बातों को मानते जा रहे हैं, वो आपको कहां पहुंचा के खड़ा कर देगा? ये सोचा आशीष भाई कभी आपने? भक्ति कर लिया आपने, वो भगत कहां है जो उसके हवन किया करते, अब कहां चले गए? सीज फायर का भी विरोध वो भगत ही कर रहे हैं, और जायज कर रहे हैं। भाई भारतीय सेना ने बिना शर्त सीज फायर क्यों किया? क्योंकि भारत सरकार ने किया, विदेश मंत्रालय ने। उसके बावजूद भी मोदी जी के, ना तो उनकी पार्टी के पास कोई जवाब है, ना मोदी के पास जवाब है, क्योंकि सवाल वो सुनते ही नहीं, तो जवाब क्यों देंगे? तो ऐसा भारत के साथ कभी नहीं हुआ। होना चाहिए था पाकिस्तान को कूटनीतिक तौर पर कंप्लीटली अलग थलग करने का काम था, हो गया उल्टा, कि भारत अकेला पड़ गया, और उनके पास तो फिर भी कम से कम 2-3 लोग आ गए। और जिस तरीके से अब देश में क्या चल रहा है सुनिएगा ध्यान से, अजरबैजान और टर्की के खिलाफ पूरे भगत लगे पड़े 48 घंटे से, बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। इस पूरे खेल में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ, उसमें सबसे शातिर काम किसने किया आप सोच सकते हैं? चाइना ने।
चाइना ने भारत के खिलाफ ओपन फ्रंट तो खोला नहीं, उसके अलावा कोई कमी छोड़ी हो तो बता दीजिए आप। चीन ने पाकिस्तान को खुल के हथियार दिए, सैटेलाइट इमेजरी दी, कंप्लीट सैटेलाइट एक्सेस दी, कंप्लीट। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से मदद की, मिसाइलें, तमाम चीजें। उनका नाम नहीं ले रहे हो आप क्या कह रहे हो? अजरबैजान को सबक सिखा दो, टर्की को सबक सिखा दो। अरे यार, ये देश यहां खड़ा कर दिया आपने ला करके। मोदी लाल आंख दिखाने आए थे, उनकी आवाज, उनके मुंह से चीन नहीं निकलता। जो आपका विदेश मंत्री है, वो भाई ये कहता कि इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, मैं उससे पंगा ले लूं क्या? आपने यार 11 साल में इस देश को कहां लाके खड़ा कर दिया भाई। हम अगर इंटरनेशनली देखें, आप आज जब इंटरनेशनली पूरी दुनिया में आइसोलेशन जो है, वो कौन आइसोलेशन में खड़ा? भारत खड़ा है। हमें अनाथ कर दिया। और बात किससे कर रहे हैं? तालिबान से। कहां गया ऑस्ट्रेलिया भाई? कहां गया न्यूजीलैंड? कहां गए तमाम हमारे साथी? जापान, तमाम हमारे साथी थे। रशिया, वेयर आर दोस? सबके, क्योंकि एक तो मोदी की इवेंट, सबको पता लग गया कि इसको देश से कोई मतलब नहीं, इसके साथ फोटो खिंचवाओ, इसके साथ वीडियो बनाओ। मैं आपको पिछले 6 महीने से एक ही बात कर रहा हूं आशीष भाई, कि ये जो विदेश नीति को मोदी नीति बना दिया ना, ये गंभीर विषय था। इसको इन्होंने मजाक बना के छोड़ दिया। और इसका सबसे बड़ा, अगर सबसे बड़ा कोई दोषी है तो वो इस देश का गिद्ध मीडिया है, जिसने देश के हितों को कुठाराघात करते हुए पिछले 11 साल में डंका बजाने के अलावा कोई काम नहीं किया। सुबह से शाम तक डंका। मैं कुछ बातें इसलिए अब और इसको चर्चा में लाना जरूरी है। दरअसल ये मीडिया इसके लिए वाकई सबसे बड़ी दोषी है। आज की भी तारीख में मीडिया को भी, इस देश की मीडिया को भी कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। अगर आज की तारीख में मैं एक एग्जांपल देता हूं कि 10 साल के लिए लीज पर भारत को किसी को दे दिया मोदी जी ने, ये गोदी मीडिया मास्टर स्ट्रोक बताएगी कि भारत को दिया है, 10 साल बाद रिफर्बिश करके लेंगे, उससे विकसित देश बना करके विश्व गुरु 10 साल के लिए दिया है मोदी जी ने। ये बहुत तगड़ा मास्टर स्ट्रोक। ये इतने बड़े गद्दार, में कह रहा हूं, देश के ये सब सर्टिफिकेट बांटते हैं ना। इस देश में अगर असली गद्दार कोई है तो इस देश की मीडिया जो है, गोदी मीडिया, गिद्ध मीडिया, उसको जो नाम। अजरबैजान की बात की आपने, अजरबैजान की और टर्की की बात कर रहे हैं। अजरबैजान किस अलाइनमेंट में है दुनिया के? किस अलाइनमेंट में? अजरबैजान इस वक्त तमाम उतार चढ़ाव के बीच इस वक्त रसिया वाले अलाइनमेंट में है। रूस अजरबैजान की सेना को प्रशिक्षण देता है, हथियार देता है। आप अजरबैजान को हिट करोगे? एक तरफ ट्रंप आपको जब मन कर रहा है तब ऐसे बाल हिला करके चला जा रहा है पकड़ के। अब अजरबैजान को आप टारगेट करोगे? हालांकि टारगेट वारगेट कुछ नहीं हो रहा, टारगेट तो यही हो रहा है, ये गोदी मीडिया कर रही है, यही टारगेट कर देती है। आधा तो युद्ध यही खत्म कर देती है, जीत देती है, आधा क्या पूरे ऐसे ही। मैं क्यों कह रहा था, जब ये अलाइनमेंट की बात आई दुनिया में, अब अलाइनमेंट की जब शब्द इस्तेमाल किया, अलाइनमेंट की बात करें, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जो नाम लिया है हेमंत भाई ने, वो देश है जो तमाम अलाइनमेंट की वजह से वो नेचुरली भारत की तरफ झुक जाते थे। भारत उनके अलाइनमेंट में नहीं था, भारत तो नॉन अलाइनमेंट में था, लेकिन दुनिया के और बाकी अलाइनमेंट उनको भारत की तरफ झुकने के लिए मजबूर करते थे। चाइना ही एक बड़ा फैक्टर था जापान के लिए, जिस वजह से वो झुक जाता था भारत की तरफ। क्या किया विदेश नीति के साथ खिलवाड़? क्यों हमने कहा था कि थरूर गुरु हो गए हैं? जब दिखाइए, एक रिपोर्ट है फॉरेन पॉलिसी का ही, बड़ा डीप एनालिसिस वाली रिपोर्ट, उसका एक पोर्शन मैं आपको दिखाता हूं, पोर्शन पढ़ के मैं बता देता हूं। मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की जोड़ी ने भारत की विदेश नीति को मल्टी अलाइनमेंट यानी बहुपक्षीय राह की ओर मोड़ा। यानी नेहरू की विदेश नीति थी कि हम किसी गुट का हिस्सा नहीं होंगे, नॉन अलाइनमेंट, और नरेंद्र मोदी की विदेश नीति है कि हम सभी गुट के साथ रहेंगे, सभी के साथ रहेंगे। और सबके साथ रहने में एक लाइन जोड़ देता हूं कि दो के साथ में रहने पे क्या कहते हैं? दो नाव पे चढ़ना, आगे डॉट डॉट डॉट, और ये सबके साथ रहेंगे। नॉन अलाइनमेंट को मल्टी अलाइनमेंट में ले गए। मल्टी अलाइनमेंट टर्म का सबसे पहले इस्तेमाल 2012 में शशि थरूर ने किया था। तब शशि थरूर मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री थे। शशि थरूर ने कहा था नॉन अलाइनमेंट यानी गुट निरपेक्ष नीति अपना प्रभाव खो चुकी है। 21वीं सदी मल्टी अलाइनमेंट की सदी है। भारत समेत कोई भी देश दूसरे देशों के सहयोग के बिना आगे नहीं बढ़ सकता है। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां अलग थलग नहीं रहा जा सकता है। भारत भी ज्यादा वैश्विक हुआ है। अभी हम आते हैं, इनके ज्ञान पर आते हैं। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ज्ञान का पता नहीं चलता कि ये क्या ज्ञान दिए हैं। ज्ञान देने के बाद उसका एक्सप्लेनेशन इनसे मांग लिया जाए तो एक्सप्लेनेशन में ही जलेबी छान देंगे ये।
इनकी अंग्रेजी तो अलग से जो है ऑक्सफोर्ड को डिक्शनरी बनानी पड़ रही है इनके चक्कर में। 1979 के बाद 2016, यहाँ पे देखिए अंडरलाइन ये लाइन करिएगा और वो शशि थरूर, 1979 के बाद 2016 में नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री थे जो 120 देशों के गुटनिरपेक्ष आंदोलन की वार्षिक बैठक में शामिल नहीं हुए थे। मोदी के शामिल नहीं होने से एक संदेश गया कि भारत नेहरू की गुटनिरपेक्ष नीति को पीछे छोड़ चुका है। वो गुटनिरपेक्ष की नीति, उसके साथ अब ये विषय पता है, इस विषय पे अगर वीडियो बनाया जाए तो आधे घंटे का बनेगा, जैसे हफ्ते में ध्रुव राठी का वीडियो आता है ना पूरे उसको दिखाते हुए। ये गुटनिरपेक्ष की नीति कितनी कामयाब रही है भारत के लिए कि कैनेडी प्रोटोकॉल तोड़ करके जब नेहरू अमेरिका गए, इसी गुटनिरपेक्ष नीति का देन था। अमेरिका गए जब नेहरू, तो कैनेडी प्रोटोकॉल तोड़ करके विमान में जाकर के रिसीव करके नीचे लाया। अमेरिका का राष्ट्रपति, आज जो अमेरिका का राष्ट्रपति बदतमीजी सुबह शाम तक भारत के साथ कर रहा है, बदतमीजी, लिटरली बदतमीजी कर रहा है। ये थरूर गुरु, और थरूर गुरु ऐसे गुरु हैं जो जिस विद्यार्थी पढ़ा दें, फेल पास छोड़ दीजिए, उसका पूरा करियर का सत्यानाश है। थरूर इसको सुने, नाराज हो खुश हो, उसका करियर का सत्यानाश, क्योंकि वो पूरे करियर में कंफ्यूज हो जाएगा कि उसे इकोनॉमिस्ट बनना है उसे जो है सोशलिस्ट बनना है, हाँ उसे क्या बनना है, स्ट्रेटजिस्ट बनना है, उसे क्या बनना है वो समझ ही नहीं पाएगा। थरूर गुरु वो है। अब मोदी तो वैसे ही थे, अद्भुत। अब गुरु थरूर बने तो फिर प्रोडक्ट क्या निकला, अब बताएं हेमंत भाई। आशीष भाई, देखिए थरूर साहब की आत्मा बहुत लंबे समय से भटक रही है बीजेपी की तरफ। उनकी बस एक ही छोटी सी समस्या है कि केरला के अंदर वो अपनी सीट कैसे बचाएंगे अगर वो बीजेपी में चले जाए तो। क्योंकि वहां तो बीजेपी का जो एक विधायक गलती से एक बार चुना गया था, अगर आपको याद हो, तो उसने अगली बार फिर चुनाव लड़ा, बेचारा हार गया। तो उससे पूछा कि साहब आप अकेले एमएलए थे और वहां पे कैसे, क्या बीजेपी क्यों नहीं घुस पा रही, मोदी जी इतनी रैलियां करते। उसने कहा यार यहाँ समस्या है, यहाँ के लोग पढ़े लिखे। तो अब समस्या शशि थरूर की भी यही कि केरला के लोग पढ़े लिखे हैं, अगर कहीं वो वहां पर बीजेपी में चले जाए तो उनका क्या होगा। तो मोदी जी उसका सॉल्यूशन निकाल देंगे, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। देखिए प्रधानमंत्री तो शशि थरूर को नहीं बनना, सीधी सी बात है। उनका सारा जुगाड़, उनकी सारी आत्मा घूम रही है विदेश मंत्रालय का इस तरीके से दाव लग जाए एक। और अभी उनको ये भी पता है कि ठीक 4 साल तक अभी और विपक्ष में घूमना पड़ेगा। उनके पास समय थोड़ा है, उम्र भी, सारी चीजें, कई चीजें होती है। तो वो एक दाव लगाना चाहते हैं, जो शानदार नफासत वाली अंग्रेजी बोलते हैं ना, क्लिष्ट अंग्रेजी, वो सारी चीजों के सारे। कभी आपने देखा भी मोदी जी केरला गए थे, अडानी जी भी साथ थे वहां पर, केरला के मुख्यमंत्री भी थे। तो शशि थरूर वहां पर पहले दिन ना केवल मोदी को रिसीव किया, बल्कि सुबह जब फंक्शन था तो उस फंक्शन में भी साथ साथ पूरा टाइम रहे, और बीच बीच में मोदी का सब जो उनका है चलता देखा ही आपने। अब शशि थरूर की प्रॉब्लम केवल इतनी है कि क्या वहां की जनता मुझे स्वीकार करेगी या नहीं चुनाव के तौर पर। तो आपकी तारीख में तो आप तो कांग्रेस में हुआ, पहले आपको कांग्रेस छोड़नी पड़ेगी, उसके बाद बीजेपी आपको ले आएगी 6 महीने, तो बिना मंत्रालय, बिना एमपी बने भी आप मंत्री बन सकते हैं, कोई समस्या नहीं। लेकिन असली समस्या क्या है कि जो पिछले डायलॉगबाजी मोदी जी ने कर रखी है शशि थरूर के बारे में, उसको कैसे बोलोगे। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाली बात याद होगी आपको, वो इन्हीं के बारे में कही गई थी, आज ये उनके चक्कर काटते घूमते हैं। तो खैर उस लेवल पे इन चीजों का ये बहुत बुरा नहीं मानते। बेसिकली क्या है कि मोदी जी को तो विदेश नीति का वह नहीं पता, हकीकत की बात ये, उनको तो केवल अपने डंके का पता है। ठीक, उनको कोई मतलब नहीं है कि दो देशों की कूटनीति क्या होती है। वो तो कभी चीन के राष्ट्रपति को झूला झुला देते, कहीं कहीं फोटो सेशन में चले गए, उसके अलावा उन्होंने कुछ किया ही नहीं इन पूरे 11 साल में, बता दीजिए। और उसका जो कुल जमा था वो आपने अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद देख लिया कि पूरे के पूरे आप अकेले खड़े हुए थे, देयर वाज नोबडी विद यू। तो शशि, और आज की तारीख में ये भी बात मान के चलिएगा कि बेशक राजनाथ कह चुके हो कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं हुआ करते, ये कह चुके हैं राजनाथ जी बड़े ओपनली, लेकिन उसके बावजूद भी जो ये फिएस्को हुआ है विदेश नीति का, अगर मोदी थोड़े से भी समझदार होंगे तो उनको जयशंकर को किसी और मंत्रालय में रख ले, और रख ले। हालांकि कोई यूटिलिटी उनकी यहाँ भी नहीं थी, वहां भी नहीं थी, ठीक है, कहीं यूटिलिटी नहीं है जयशंकर की। उसके बावजूद भी बेसिकली अगर जयशंकर को वो समय रहते हटा ले और किसी समझदार आदमी को जो मोदी के डिंडोरची बनने की बजाय देश की भी सोच ले, अगर कोई ऐसा व्यक्ति वो विदेश मंत्री बना पाए, और अपनी जो ये नाकामी हुई ना इस पूरे घटनाक्रम के दौरान, चाहे वो पहलगाम या पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद, कि सेना के इतने शानदार उस सारे उसको रिजल्ट को किस तरीके से डिप्लोमेसी ने मिट्टी में मिला दिया और आपको बिना कारण के सीज फायर करना पड़ गया।
तो ये डिप्लोमेटिक फेल्योर है, स्ट्रेटेजिक फेल्योर नहीं है। तो उस सारे में आपको कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा। एक तो आपको गंभीर होना पड़ेगा विदेश नीति को लेकर कि विदेश नीति ये फोटो खिंचवाने से अलग की चीज है। ये जो आप फोटो खिंचवाते फिरते हो, वीडियो और सारी चीजें, उसका कोई मतलब नहीं है। दुनिया में कितना गडंका बजा वो सारा देख लिया पूरी दुनिया ने। अब आपको गंभीर होने की जरूरत है, और ऐसा ही गंभीर विदेश मंत्री चाहिए जो लोगों को साथ दुनिया के देशों को जोड़ पाए, तोड़े ना। क्या कहा उनके बारे में कि हमें एलाइज चाहिए, हमें सहयोगी चाहिए, हमें उपदेशक नहीं चाहिए। ये कोई विदेश मंत्री बोल सकता है क्या? बोल रहे थे वो, और किस समय बोल रहे थे? इस पहलगाम के दौरान ही बोल रहे थे। मैंने आपने शो भी किया स्पेशली कि एक तरफ तो आपको सपोर्ट की जरूरत है इंटरनेशनल की, दूसरी तरफ आप कह रहे थे आप उपदेशक हमें नहीं चाहिए, हमें तो एलाइज चाहिए। वो किसको कह रहे थे पता है आपको? वो यूरोप को कह रहे थे। यूरोप। तो आप सोचिए, एक पूरे का पूरा देशों के इतने बड़े समूह को, ग्रुप को आपने एक ठाक रिजेक्ट कर दिया अपने प्रवचन के कारण। आप भैया प्रवचन के लिए नहीं रखे गए हो। जो विदेश मंत्री का कार्य है वो दुनिया में पीआर का काम है, भारत की पोजीशन को मजबूत करने का काम है, ना कि उसको आइसोलेट करने का काम है। मोदी जी ने G7 के नाम पर 4100 करोड़ रुपए बांध दिए। उसके अलावा G20 में मुझे बुला लिया, स्पेशल इनवाइट कर दिया, G7 में ये कर दिया, पता नहीं पूरी दुनिया में क्या क्या डंके बजा मारे डॉगी मीडिया के सारे। और उसका निकला क्या वो अब आप देख लिए। तो ऐसी सूरत में मोदी जी को अपना पूरे का पूरा जो विदेश नीति वाला मामला है, विश्व गुरु तो छोड़ दीजिए, आप किसी लायक नहीं बचे हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने दिखा दिया। आप पाकिस्तान से भी, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान को भी 3 सपोर्टर मिल गए। आप बता दीजिए आपके 3 सपोर्टर कौन है? तो ये कहीं ना कहीं आपने अर्जित किया है अपने अहंकार से, अपनी मौका प्रस्ती से। आप तेल लेने पहुंच गए 30% सस्ता, भारत की जनता को तो 30 पैसे का लाभ नहीं दिया आपने। तो मुनाफा किसकी जेब में गया भाई, बता दीजिए जरा। ये सारी की सारी चीजें जो आपदा में अवसर है ना, सरकार चलाना एक बहुत जिम्मेदारी का काम है, ये व्यापार का काम नहीं है। या तो सरकार फिर ट्रंप जैसी चलाओ कि वो सारी दुनिया को डरा डरा के हथियार ही बेचना, घुमा लाखों करोड़ के हथियार 3 दिन में बेच दिए भाई ने। कल फिर कह दिया कि भारत में मैं टिम कुक को बोलूंगा भारत में अपने एप्पल ना बनाए, आईफोन ना बनाए। दुनिया के 15% फोन ही बनते हैं इंडिया के अंदर, उसको भी कह दिया कि भारत में नहीं बनाओ। तो वो भारत का दोस्त है कि दुश्मन है? मोदी जी की आवाज नहीं निकलती उसके बारे में। अमेरिका में बनाते हैं जाके सारा न्यूक्लियर लाइबिलिटी, जिसपे मनमोहन सिंह ने इतना जबरदस्त स्टैंड लिया था, उसका भी ये कह रहे कि उसको भी थोड़ा सा वो करने की बात है, नरम करने की बात है। तो करोगे क्या आप? और ट्रंप के सामने आपका झुकना, एक खास अंदाज में दबते चले जाना, पूरी दुनिया में बहुत खराब मैसेज दे रहा है। रशिया आपके साथ वैसे नहीं रहा ड्यू टू चाइना एंड रशिया यूक्रेन वार, आपका अपॉर्चुनिज्म। तो आप कहां खड़े हैं जरा ये तो देख लीजिए। देश के दर्शकों से, देश की जनता से मैं जरूर कहूंगा कि इस बार उन्होंने जिस तरीके से पहलगाम वाले उस पर एकजुटता दिखाई, वो एक नई मेच्योरिटी का लेवल था। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा देश एक था, लेकिन उस सारे का गुड़ गोबर किया आपकी विदेश नीति। तो अब भी मौके की जरूरत है कि सरकार की डपली के ऊपर नाचने की बजाय गंभीर सवाल पूछे, समझे, सुने कि ये डंके के नाम पर देश की लंका कैसे लगाई गई है, और ये जागने का समय है। और शशि थरूर, आपको पता है शशि थरूर का, आपने कहा मोदी जी जिस इशारा कर देंगे, वो उसमें नीति विचारधारा कुछ नहीं है, उनको सत्ता चाहिए, वो 2 मिनट लगाएंगे उधर। अभी वो अपने वे कर रहे हैं, और मोदी जी से क्लियर कट उनको ऑफर गई नहीं। ऑफर उनको मंत्रालय की चाहिए, सीधी सी बात है, उनको सत्ता चाहिए। ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है पिछले कुछ समय से, और मोदी जी को वो करने में कोई समस्या नहीं, क्योंकि मोदी जी के कैबिनेट अगर आप देखेंगे ना आशीष भाई, ऊपर से नीचे तक देखिए, मोदी जी की कैबिनेट में टैलेंट का नाम ही नहीं, टैलेंट ही नहीं, सब लफाज में रखे, किसी को कुछ नहीं पता। आप देश की वित्त मंत्री से पूछो कि जी महंगाई बढ़ी, कहती मैं प्याज ही नहीं खाती, बताइए। आपने कहा जी रुपया कमजोर हो गया, कहती नहीं रुपया कमजोर नहीं हुआ, डॉलर मजबूत हो गया। अरे भाई, ऐसे कुतर्क लोग वहां पर रखे हैं। तो पूरा जो टैलेंट की कमी, टैलेंट डेफिसिट है बहुत ज्यादा। किसी को देख लीजिए, वाणिज्य मंत्री, रक्षा मंत्री को देख लीजिए, जिसका जो काम है वो उसको छोड़ करके सारा काम कर रहे हैं, सारा। इतनी बड़ी आईटी सेल आपके पास है, इतनी बड़ी ट्रोल सेना है यार, एक दिन ट्रंप को भी ट्रोल करा दो, निशिकांत दुबे को बोलो जरा, उसको करवा दे। ट्रोल अब आप कह रहे हैं तो अंत हम इसी से करते हैं। कंगना रनौत सांसद है भाजपा की, एक पोस्ट किया था ट्रंप पर पोस्ट किया था, उस पोस्ट को डिलीट करवाया है आज। वो डायरेक्ट हिट कार्यक्रम इसी पर है, आप लोग देखिएगा। उस पोस्ट को डिलीट करवाया जेपी नड्डा ने फोन करके। आप ये समझ लीजिए क्या है विदेश नीति की बात की, तो आखिर में ये समझ लीजिए, इससे सारी विदेश नीति साफ हो जाएगी। ट्रंप सुबह दोपहर शाम 3 टाइम होम्योपैथिक की दवाई टाइप हमको बेइज्जत कर रहा है। वो ट्रंप के खिलाफ एक कंगना रनौत, वो अपने देश के किसानों के खिलाफ
अनर्गल पोस्ट करती है, नौजवान सबके खिलाफ। तब कभी नड्डा ने फोन नहीं करके डिलीट करवाया, तब व्यक्तिगत राय बता दी। ट्रंप पर एक पोस्ट किया, लगा कि ट्रंप ही पढ़ लेगा, उसको कहा तुरंत डिलीट करो। और ये इन्फॉर्मेशन हमारी नहीं है, मैं कहा डायरेक्ट ट्वीट देखिए कार्यक्रम। कंगना रनौत ने पोस्ट भी करके ट्वीट किया कि माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने फोन किया है कि इसको डिलीट करिए। उसने ये भी बता दिया, तो वो तो गजब है, खुल गया। ये हालत है विदेश नीति की। और विदेश नीति, सारी नीति एक नीति के, मोदी नीति के इर्द गिर्द घूमती है। एक हमारे यहाँ भाऊ शब्द इस्तेमाल करते हैं कि कव्वालों की टोली है, दो गाते हैं बाकी सब ताली बजाते हैं। तो कह रहे हैं हेमंत भाई कि वो जो है टैलेंट नहीं है, यही तो टैलेंट है, ताली बजाने के टैलेंट पे तो मंत्री बनाए गए हैं सारे के सारे। आपने एक बात और कही कि किसी समझदार को विदेश मंत्री बना देना चाहिए मोदी जी को। देश की जनता से बोलिए साहब कि किसी समझदार को प्रधानमंत्री बना दे, सब बवाल खत्म हो जाएगा। है? ये बवाल ही सब खत्म हो जाएगा जड़ से। देश के लोगों से एक निवेदन है खाली, ये विदेश नीति को और ऑपरेशन सिंदूर को सबको समझने के लिए आप एक बात पहले मान लीजिए, आपके यहाँ से भी हो सकता है तिरंगा यात्रा गुजरे। सेना के वंडर पे भारत ने पॉलिटिकल सरेंडर पहली बार किया है। यही लाइन दिमाग में बिठा लीजिए। सेना वंडर कर रही थी, तब तक भारत ने पॉलिटिकल सरेंडर कर दिया। पॉलिटिकल सरेंडर, भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति ने घुटने टेक। कुल मिला के तो एक लाइन में परिभाषा समझना चाहे ना 12 तारीख से और आज तक की, तो यही है सेना के वंडर पर पॉलिटिकल सरेंडर। और देश में पहली बार हो रहा है जब पॉलिटिकल सरेंडर पर जश्न हो रहा है। पॉलिटिकल सरेंडर का जश्न मनाया जा रहा है सड़कों पर तिरंगा यात्रा निकालकर। और गोदी मीडिया का एक आखिरी नमूना दिखा करके कार्यक्रम खत्म करेंगे। देखिए जरा, दिखाइए, स्क्रीनशॉट मैंने भेजा है, जरा दिखा दीजिए। देखिए हेमंत भाई, ये अपने आप में इस देश की असली तस्वीर बयां कर देगा। पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की और चीन को लगी भारतीयों की बद्दुआ, टूटा कुदरत का कहर। और नीचे भी पढ़ दे रहे हैं, तुर्की के बाद चीन में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बीते दिन गुरुवार को तुर्की और आज सुबह चीन में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसकी तीव्रता 4.5 मापी गई है। अभी तक इस भूकंप से नुकसान की खबर नहीं है। अब हटा दीजिए, हटा दीजिए। नहीं आशीष भाई, देखिए अब मुझे बोलना पड़ेगा बीच में, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे हाँ। नहीं, मौका देना। देखिए एक तो गोदी मीडिया को तो आप जो है गिद्ध बेसिकली ही है। जब बद्दुआ से काम चल सकता है, फिर ये अरबों खरबों रुपए के हथियार लेने की क्या जरूरत है? उस बद्दुआ को शार्पन कर लीजिए, एक बात। दूसरा, आपने पूरा पाकिस्तान, युद्ध शुरू भी नहीं हुआ था पाकिस्तान के ऊपर हमारे टेरर अटैक, आप 22 अप्रैल जिस दिन वो हमला हुआ था उस दिन के बाद से आपने पाकिस्तान, सेना ने स्ट्राइक तो बहुत लेट किया भाई, 7 तारीख को। इन्होंने तो थंबनेल के जरिए पाकिस्तान निपटा दिया था। हाँ। तो इनका सबसे डेडली वेपन थंबनेल है। और इनके पास जो टैलेंट की आप बात कर रहे हैं, टैलेंट देखिए, आपने एक का जिक्र किया, आप बाकियों के साथ जाति कर रहे हैं, ये समस्या है आपकी, ये आप समझते नहीं। आपने अकेली कंगना रनावत का नाम ले दिया, बाकी वो नाराज कर देंगे। कंगना रनावत जी एक है? उसमें उनकी प्रतिभा पे, दुर्दांत प्रतिभा पे कोई शक है? उसके अलावा इनके पास बहुत सारे नवरत्न हैं। साध्वी प्रज्ञा का ठाकुर भारत की संसद की सदस्य रही, वो मोदी जी ने टिकट दी, उसके लिए फांसी की सजा मांगी जा रही है एनआईए के द्वारा। हाँ। सोचिए, टैलेंट देखिए आप। वहां से आगे चलिए, संसद के पटल पर रमेश बिदूड़ी ने किस तरह की गालियां दी, किस तरह की गालियां दी, याद है आपको? दानिश अली को क्या हुआ? शोकोज नोटिस भी हुआ तो बता दीजिए, शोकोज, बाकी नहीं कह रहा मैं। वहां से आगे चल पड़ी निशिकांत दुबे जी, क्या गजब प्रतिभा है। नहीं, मतलब वो तो किसी का कुछ, ठीक है ना। प्रातः स्मरणीय ब्रजभूषण शरण सिंह थे, भूल गया। मोदी जी की सरकार के चेहरे अनुराग ठाकुर थे, इस बार मंत्री नहीं बनाया, हालांकि प्रतिभा दुर्दांत थे वो भी। और उसके बाद परवेश वर्मा जी, आजकल वो दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। तो मोदी जी के पास ऐसी प्रतिभाओं का बहुतायत है। आप दर्शक गलत ना समझिए, टैलेंट जिसको मैं टैलेंट कह रहा हूं कोट अनकोट, वो टैलेंट दूसरा है। इनके पास ये वाला टैलेंट सारा है। इसके अलावा रेल मंत्री है, कोई रेल मंत्री है, कोई वाणिज्य मंत्री है, किसी का कोई मतलब नहीं। इसलिए आपने ठीक कहा, देश के लोग ये सोच ले कि अगर एक को बदलने से काम चल रहा, बाकी तो सारे बदल ही जाएंगे। हाँ। तो खुद सोच लेना चाहिए। इस घटनाक्रम के बाद भारत की इस घटना, मोदी के आने से पहले तमाम आतंकी हमले, पहले भी आतंकी हमला कोई अच्छी बात नहीं, लेकिन पाकिस्तान हमेशा अलग थलग पड़ा, इकलौता खड़ा देखा करता। आज भारत के साथ वो हुआ जबकि हमने टेरर स्ट्राइक किया था, हम अकेले खड़े थे।
केवल ठंडे दिमाग से इस बात को सोचे, और जो ये गिद्ध चैनल सुबह से शाम तक आपको परोसते हैं, जो धर्म के उसमें चूर्ण खिला करके तमाम चीजें, उस पर जागने की जरूरत है। मेरा केवल इतना। बिल्कुल। और विदेश विदेश नीति की बात है, आज हम नहीं चला पाए हैं उसको, वक्त लग जाएगा लगाने में। कल के कार्यक्रम में, जब हमने कल शाम में ट्रंप पर कार्यक्रम किया था, उसमें हमने टू विंडो एक चलाई थी। एक तरफ ओबामा थे, एक तरफ ट्रंप थे। जो ट्रंप आज भारत पर उल जलूल अपमानित करते हैं भारत को, वो था। और विदेश नीति मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौर की दिखाई थी हमने हेमंत भाई, जब भारत की संसद में खड़े होकर के, मुंबई अटैक के बाद ओबामा आए थे, भारत की संसद में खड़े होकर के उन्होंने जो स्पीच दी थी, उसका एक टुकड़ा था, उसमें पाकिस्तान का नाम लेकर के अमेरिका के सबसे मतलब जो ग्रेसफुल प्रेसिडेंट हुए हैं, उसमें से बराक ओबामा। बराक ने कहा कि पाकिस्तान की धरती से भारत में फैलाया जा रहा ये आतंकवाद, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद, पाकिस्तान की धरती से, पाकिस्तान की टेरिटरी, पूरा एग्जैक्टली जो अंग्रेजी में बोला उसको हिंदी में थोड़ा बदल जा रहा है, वो कतई, वो अनएक्सेप्टेबल है, कतई स्वीकार्य नहीं है, बंद करो। ये बराक ओबामा ने बोला था भारत के पक्ष में, वो अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के पक्ष में पाकिस्तान का नाम लेके कहा बंद करो, अनएक्सेप्टेबल है, ये स्वीकार्य नहीं है। एक ये है, कहता दोनों मेरे दोस्त है, भारत पाकिस्तान को बराबर कर दिया है, दोनों ताकतवर हैं। 140 बिलियन डॉलर का भारत और अमेरिका का व्यापार है, और 10 बिलियन डॉलर का अब पाकिस्तान और अमेरिका का व्यापार है, और दोनों को बराबर तराजू में रख के तौल रहा है। और हमारे वाले विश्वगुरु देख रहे हैं टकटकी लगा के। इजाजत दीजिए, सो लंबा होता जा रहा है, इजाजत दीजिए फटाफट हमको। कल फिर हम आएंगे, साथ होंगे हेमंत भाई हमारे साथ, और कार्यक्रम ही होगा और टॉपिक विद हेमंत। नमस्कार।